नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पर्युषण पर्व के बारे में दिया है। यह 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया था। यह जैनियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह जैनियों के लिए एक गहन चिंतन, पश्चाताप और मुक्ति का समय है। 12 से 20 सितंबर से जो 8 दिन का त्यौहार चलता है, यह जैनियों का त्यौहार है। इसके आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो ये पर्युषण जो पर्व होता है व्यक्तियों के अंदर सद्गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें उस उपवास शामिल है, तपस्या, ध्यान, आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि का लक्ष्य, भविष्य के लिए अपराध से बचने का शपथ लेना शामिल है। ये सब सारी चीज़ें इस त्यौहार के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसकी धार्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिक शुद्धता की तलाश करने के लिए, यानी कि अंततः मोक्ष का लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें 5 ड्यूटी है, कर्तव्य शामिल है पर्युषण में। कौन कौन से हैं इसमें? संवत्सरी है जिसका नाम है क्षमा और मेलाप करना। केश लोचन है जिसका काम है आत्मनिरीक्षण करना और आत्म सुधार करना। प्रतिक्रमण है जिसका अर्थ है पिछले गलत कामों के लिए माफ़ी मांगना। तपस्या है आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता। आत्म आलोचना है और पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगना इसमें शामिल है इस त्यौहार में। आगे बढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में देंगे, इसके बारे में जानेंगे। भारत हाल ही में फास्फोरस की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। फास्फोरस एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषक का भी काम करता है। कौन? फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी भू वैज्ञानिक संरचनाओं में इसकी सीमित उपलब्धता के कारण है। मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कुछ ही क्षेत्रों तक ये सीमित है। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र है और मोरक्को है, वहाँ पर इसके भंडार सबसे अधिक हैं। वहाँ पर इसका भंडार और नियंत्रण सबसे अधिक है फास्फोरस का। अब भारत सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भारत आयात करता है मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका से ही आयात करता है। तो ये मोरक्को पश्चिमी सहारा क्षेत्र में अधिकांश कंट्रोल में है। ये कैडमियम, एक तो फास्फोरस वहाँ पर है। कैडमियम एक भारी धातु है, एक हैवी मेटल से युक्त फास्फोरस वहाँ पर मिलता है। आइए लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है मोरक्को की कैपिटल है रबात। यहाँ पर मोरक्को से लेकर पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ है। और मोरक्को के बारे में और भी अगर बात करें तो ये चर्चा में था, पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर भूकंप आया था। भूकंप से एक ऐतिहासिक इसका शहर है माराकेस, इस शहर काफ़ी प्रभावित हुआ था। प्लस एटलस माउंटेन जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, ये भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाएगा कि मोरक्को किस शहर से संबंधित है। तो ये मोरक्को से संबंधित है माराकेस शहर, और रबात से भी संबंधित क्वेश्चन बन गया है। यहीं पर एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि 2 महासागरों को आपस में कनेक्ट करती है। एक है अटलांटिक महासागर, दूसरा है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, दोनों को आपस में जोड़ती है। प्लस 2 महाद्वीप को अलग करती है। ध्यान रखिएगा, एक यूरोप महाद्वीप है, एक अफ्रीका महाद्वीप है, दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। और उसके बाद अगर 2 कंट्री की बात करेगा तो यूरोप महाद्वीप की एक स्पेन है और मोरक्को है अफ्रीका की, तो 2 देश को भी ये अलग करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका। और उसके बाद जो एटलस माउंटेन है, इसका सबसे उच्च जो पर्वत शिखर है जिसका नाम है तोबोकल, जिसकी ऊंचाई है 4167 मीटर से। ये था उसके बारे में, लोकेशन के बारे में। अब फास्फोरस के बारे में और भी जानेंगे, प्रदूषक के रूप में कैसे काम करता है। जब इसका इस्तेमाल कृषि में होता है तो अफवाह क्षेत्र के माध्यम से यह जलाशय में चला जाता है। जब जलाशय में चला जाता है तो जो जल में मौजूद मछली होती हैं और शैवाल होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पर्यावरण प्रदूषक के रूप में काम करता है। अगर इसकी हाई क्वालिटी से उपलब्धता की बात करें तो ये हो रहा है कि जो शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से सल्फर को निकाला जा सकता है, फास्फोरस को वहाँ से निकाला जा सकता है। वहाँ से फास्फोरस को जब निकाला जाएगा तो जो पर्यावरण इशू है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस फास्फोरस की उपलब्धता भी मिल जाएगी आसानी से। इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा के बारे में दिया है। भारत काफ़ी समय के बाद हाल ही में एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क यानी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हायर एजुकेशन है उसकी योग्यता को सुव्यवस्थित करना और इसमें जो भी कमियां हैं उसे दूर करना। लेकिन इसमें कुछ इशू रह गए हैं। इसमें क्या रह गए हैं? जैसे कृषि, कानून, चिकित्सा और फार्मेसी जैसे कुछ विषयों को उनके महत्व होने के बावजूद भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। जब इसमें शामिल नहीं किया गया है
तो ये काफ़ी इशूज बना हुआ है। यूरोपीय बोलोग्ना प्रक्रिया से भी प्रेरित है, जो भारत के विविध जटिल और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरीके से यह फिट नहीं बैठती, इसलिए ये मुद्दे इसमें शामिल रह गया है, ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है, उच्च रक्तचाप। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है, ध्यान रखिएगा, अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति है, हर 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति सही इलाज नहीं पा पाता है, मतलब उसका सही से उपचार नहीं मिल पाता उसे। अगर देश में उच्च रक्तचाप के उपचार के अपने कवरेज का विस्तार कर सकते हैं, तो यह संभावित रूप से 2023 से 2050 अगर सही उपचार मिल पाता है अच्छे तरीके से, तो 2023 से 2050 के बीच में लगभग 76 मिलियन लोगों की जो डेथ है, मृत्यु है, उसे रोका जा सकता है। एक आंकड़ा और भी देखते हैं, अगर भारत में 2016 से 20 की बात करें, 2016 से 2020 की बात करें, तो 1/4 से कम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों का रक्तचाप में नियंत्रण आया था, यानी कि इससे भी कम लोगों को कंट्रोल किया गया था, बाकी इसमें वृद्धि बढ़ गई है। वहीं 2019-20 का जो राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसके तहत देखा गया कि 24% यानी कि 24% पुरुषों के अंतर्गत और 21% महिलाओं के अंतर्गत हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर की संख्या है। वहीं 1990 के दशक की बात करें, 1990 के दशक में इसकी संख्या जो हाई ब्लड प्रेशर थे 650 मिलियन लोग थे, अभी जस्ट 2 टाइम्स बढ़ गया है, यानी कि दोगुना हो गया है, 1.3 बिलियंस हो गया है, ध्यान रखिए 1.3 बिलियंस हो गए इनकी संख्या। तो WHO ने एडवाइजरी जारी की है कि इससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इससे कंट्रोल किया जा सकता है व्यक्ति को लाइफ स्टाइल अपना बदल कर, जैसे कि स्वस्थ आहार का सेवन करना, तंबाकू को बंद कर देना, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि कर देना। इससे जो हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि उच्च रक्तचाप है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है अजरबैजान नागोर्नो काराबख क्षेत्र। अजरबैजान ने जो विवादित नागोर्नो काराबख क्षेत्र है, इसमें एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, जिसके जो परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच में तनातनी यानी कि तनाव बढ़ गया है। ये है नागोर्नो काराबख रीजन्स। ये वैसे तो इसे मान्यता प्राप्त है कि यह अजरबैजान के कंट्रोल में है, यानी कि यह अजरबैजान का क्षेत्र है। अजरबैजान के क्षेत्र के रूप में जो नागोर्नो काराबख क्षेत्र, इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? आर्मेनियाई नृजाति समुदाय के द्वारा इस पर कब्जा है। तो ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये अभी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए अजरबैजान के द्वारा। हालांकि 1994 यानी 1994 में रसिया के द्वारा इन दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया गया था। तो इस क्षेत्र को नागोर्नो काराबख ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। इसमें आर्मेनियाई आबादी के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान की राजधानी जो कैपिटल है बाकू से, ये कैस्पियन सागर और जो काकेशस पर्वत है उससे घिरा हुआ है। इसकी जो मध्ययुगीन दीवार वाले आंतरिक शहर है, उसके लिए अजरबैजान प्रसिद्ध है। यह है आर्मेनिया का ये है कैपिटल्स येरेवन्स। ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। किससे संबंधित कन्फ्लिक्ट है? जो नागोर्नो काराबख रीजन है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी जानकारी या न्यूज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।